क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं भाई। इसमें किसी पार्टिकल के लिए हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है और हमसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। तो कैसे बनेगा ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक ग्राफ को देख के दूसरा ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमें जो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और हमसे कहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, बनाते हैं भाई। देखो, मैंने आपको ये बताया अभी कल वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि ग्राफ में दो ही चीजें स्टडी करते हैं। है ना, बार बार बोल रहा हूं मैं, 3 4 5 बार बोल चुका कि या तो स्लोप या एरिया। है ना। अच्छा, और उसके अलावा मैंने आपको ये बताया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसमें स्लोप से मिलता है एक्सीलरेशन। ठीक है। और जी। एरिया से मिलता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसी बात को उल्टा देखें हम, है ना, पलट के देखें जरा समझने के लिए कि भाई वीटी ग्राफ, शॉर्ट में भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ कहते हैं। वीटी ग्राफ में स्लोप से एक्सीलरेशन मिलता है। वीटी ग्राफ के अंदर स्लोप से एक्सीलरेशन मिलता है। तो हम उल्टा भी तो कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन स्लोप से आया है, या एक्सीलरेशन देखें तो एक्सीलरेशन से स्लोप का आइडिया लग जाएगा, वीटी ग्राफ के स्लोप का आइडिया लग जाएगा। भाई वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन मिलता है तो पलट के भी तो देखा जा सकता है कि एक्सीलरेशन से हम वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं। दोनों बातें समझो, दोनों डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। भाई आपको स्लोप दे दिया जाए तो आप एक्सीलरेशन बता सकते हैं, ठीक इसी तरह से एक्सीलरेशन दे दिया जाए तो क्या आप स्लोप के बारे में बता सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, ये जो है मैंने आपसे कहा कि भाई हम बीटी ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सीलरेशन मिलता है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन से बीटी ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा। जी। भाई दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। स्लोप से जब यस आप सर। एक्सीलरेशन के बारे में पता कर सकते हो तो एक्सीलरेशन से आप स्लोप के बारे में भी तो पता कर सकते हो। अब यहाँ देखिए जरा समझते हैं। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, इधर एक्सीलरेशन है और इधर टाइम है। ये जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बन रहा है 2 सेकंड तक, इसमें दिखाई दे रहा है एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन की वैल्यू 3 दिखा रखी है इसमें। ठीक है। एक्सीलरेशन 3 है, 0 पे भी 3 है, 1 पे भी 3 है और 2 पे भी 3 है। 0 सेकेंड्स पे भी एक्सीलरेशन की वैल्यू 3 है, 1 सेकेंड पे भी एक्सीलरेशन की वैल्यू 3 है और 2 सेकेंड्स पे भी एक्सीलरेशन की वैल्यू 3 है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं बदल रही है और वैसे भी दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है वीटी ग्राफ का स्लोप भी कैसा रहा होगा, कांस्टेंट। स्टूडेंट। बात को समझे। वही स्लोप से एक्सीलरेशन मिलता है तो एक्सीलरेशन से स्लोप भी तो मिल जाएगा। और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप रहा होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। दूसरी चीज देखें, ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव रहा होगा। तो इसको जी। बनाने की कोशिश अगर हम करें तो पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन का इस तरह से दिखाया जाएगा भाई। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर।
इसके आगे की बात करें तो 2 सेकंड से 4 सेकंड तक एक्सीलरेशन फिर कांस्टेंट है। अब अब की बार वैल्यू -3 है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट, लेकिन इस बार एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव रहा होगा। नेगेटिव मतलब एंगल 90 से ज्यादा, इस तरह का रहा होगा कुछ। यहाँ देखो एंगल 90 से कम, यहाँ देखो एंगल 90 से ज्यादा। कलर बदल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एंगल 90 से कम है और यहाँ पर एंगल 90 से ज्यादा है। एंगल 90 से कम मतलब स्लोप पॉजिटिव, एंगल 90 से ज्यादा मतलब स्लोप नेगेटिव, है ना। एक्सीलरेशन पहले भी कांस्टेंट बाद में भी कांस्टेंट, तो स्लोप पहले भी कांस्टेंट बाद में भी कांस्टेंट। इस तरह का ग्राफ आएगा कुछ। और इस तरह का ग्राफ ऑप्शन देखें तो देखो जरा, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा, और लास्ट में ये चौथा। ये तो नहीं है जो हमने बनाया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो भैया आंसर हो गया पहला ऑप्शन। यहाँ देखो, पहले पॉजिटिव स्लोप एंड कांस्टेंट, फिर नेगेटिव स्लोप एंड कांस्टेंट, तो यही आंसर है हमारा, ऑप्शन 1। समझ में आई मेरी बात? जी सर। चलिए आगे चलते हैं भाई, आ गई तो। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल गिरा दी गई है। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, कुछ ऊंचाई से इसको गिराया गया। ग्लास के सरफेस पे गिराया गया। इलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक कॉलिजन अभी आपको नहीं पता तो बता दूं, इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन होते हैं जिसके अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होता। आप बॉल को जितनी हाइट से गिरा रहे हैं उतनी हाइट तक बॉल वापस आ जाएगी। अगर आपने 5 मीटर की हाइट से बॉल को गिराया है तो बाउंस बैक करेगी, टकराने के बाद वापस आएगी, तो 5 मीटर की हाइट तक ही वापस आ जाएगी। और आगे लिख भी दिया इन्होंने, कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, जहां से गिराया था वहीं वापस आ गई। और ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। तो फिर इसको पकड़ने की कोशिश करें तो ड्रॉप का केस बन गया। ड्रॉप का केस 1000 बार बता चुका हूँ। ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सर्टेन हाइट से इसको गिराया गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टकरा के बॉल बार बार उसी पोजीशन पे वापस आ रही है। हमें ग्राफ प्रेडिक्ट करना है, कौन सा ग्राफ हो सकता है या कौन सा ग्राफ होगा। तो भैया इसमें जरा समझने की कोशिश करें। तो पहले वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जरा समझने की कोशिश करते हैं इसमें। क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव होती है। मेरी बात को समझिए। जब वो बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जब टकरा के नीचे से वापस ऊपर जाएगी तो ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दिशा बदल गई, डायरेक्शन बदल गया। तो ऊपर से नीचे आते हुए अगर आप पॉजिटिव वेलोसिटी मान रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाते हुए नेगेटिव हो जाएगी। जी। यानी कि एक बार वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो दूसरी बार नेगेटिव, फिर नीचे आएगी, फिर पॉजिटिव, फिर ऊपर जाएगी, फिर नेगेटिव, फिर नीचे आएगी, फिर पॉजिटिव, फिर ऊपर जाएगी, फिर नेगेटिव। एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, ये खेल चलता रहेगा। ये जो पहला ग्राफ हमें बना के दिखाया इसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो ही नहीं रही, इसमें सारी की जी। सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा वाला भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इसको समझे। भाई जब ऊपर से आप गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। गिराने के केस जी। में, ड्रॉप के केस में, रिलीज के केस में, फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ कुछ वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू है कुछ ना कुछ। अगर वेलोसिटी जीरो होती है तो ग्राफ यहां से शुरू होना चाहिए, ओरिजिन से। जीरो वैल्यू तो ओरिजिन पे शो करते हैं हम। ये ग्राफ ऊपर जी। से शुरू हो रहा है मतलब कुछ वैल्यू है। और हमारा जो प्रैक्टिकल करा गया, जो एक्सपेरिमेंट करा गया, जो बॉल गिराई गई है, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। समझ में आई बेटा? जी सर। तीसरे वाला, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, फिट बैठ रहा है। क्यों फिट बैठ रहा है? ऊपर से गिराया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी है, और एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यहाँ देखो पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, टी टाइम लगा, फिर टी टाइम लगा, फिर टी टाइम लगा, चल रहा है, तो यही आंसर है। समझ में आ गई बात? इस जी तरह से भी सर। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ज्यादा दिमाग लगाए बिना।
चलिए आगे चलते हैं भाई। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, खुद ही कह दिया रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें बनाना है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें बनाना है। कोई भी ग्राफ हम तब बना पाते हैं या तब बना सकते हैं जब जिन दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन चाहिए उनकी इक्वेशन हमें पता हो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम है नहीं, टाइम आता है पहली दो इक्वेशन में। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में टाइम नहीं है तो पहली दो इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। हम लगाएंगे तीसरी इक्वेशन, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जी। इसमें भी यू की वैल्यू हो गई जीरो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये हमारी इक्वेशन है जिससे हम ग्राफ बनाएंगे। और अब आगे की बात करें तो मैंने कहा जिन दो क्वांटिटी में ग्राफ बनाना होता है उनमें से एक को y मानते हैं, एक को x मानते हैं। LHS वाली क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, और RHS वाली क्वांटिटी जो कि राइट हैंड साइड पे है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ चाहिए तो वेलोसिटी को मानेंगे y और डिस्प्लेसमेंट को मानेंगे x। इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे मानेंगे y, राइट हैंड साइड पे मानेंगे x। एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, तो हमें दिखाई दे रहा है वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। और बेटा मैंने ग्राफ जब पढ़ाना शुरू करा था तब बताया था आपको कि अगर y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। लेकिन अगर y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या y स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल है तो इन सिचुएशन में ग्राफ बनता है पैराबोला। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों पैराबोला हो सकते हैं या हैं। अब कैसे बताएं कौन से वाला पैराबोला, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। देखो बेटा, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। जो यू जैसा बनता है ना, यू जैसा, उसे कहते हैं पैराबोला। ये होता है पैराबोला। जिन बच्चों को नहीं पता वो सीख लें किसको कहते हैं पैराबोला। ठीक है, एक कटोरी जैसा होता है कुछ कुछ। ठीक है, यहाँ इसको कहते हैं एपेक्स। इसकी जो चोंच होती है इसको एपेक्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वीं क्लास में सबने पढ़ी है, जहां जहां क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनती है वहां वहां पैराबोला बनता है। अब आगे और भी डिटेल है, लेकिन इधर x इधर y। ठीक है, तो मेरी बात को समझिए, ये जो कटोरा है ना, पैराबोला का कटोरा, ये उस एक्सिस पर रखा जाता है जहां स्क्वायर है। जैसे मैं अगर कह रहा हूं वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो स्क्वायर वाई पे है तो कटोरा वाई पे टिकेगा। देसी में बता रहा हूँ, याद कर लेना, आसान रहेगा। वरना तो मैथमेटिकल डिटेल में सीखना पड़ता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। लेकिन शॉर्टकट तुम्हारे लिए जल्दी क्वेश्चन करने में हेल्पफुल रहेगा। जिस एक्सिस का स्क्वायर उस पर कटोरा टिका दो पैराबोला बना के। अगर ये इक्वेशन होती कुछ ऐसी, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पे टिकाते फिर कैसा बनता, फिर कुछ ऐसा बन जाता, फिर ऐसा बनता। समझ रहे हो मेरी बात को। जी सर। अब हमारी इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस। और जो हमारा ग्राफ है उसमें वाई पे हमने माना है वी, है ना, तो वाई पे वी और एक्स पे माना है एस। स्क्वायर वी पे आ रहा है तो कटोरा किस पे टिकेगा। ऊपर। हाँ, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करते तो ये वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाएंगे।
अब ये वाला पार्ट दिखाएंगे तो ग्राफ इस तरह का दिखाई देगा, आधा पैरा, बचा हुआ आधा दूसरी तरफ है, वो दिखाया नहीं जाता, मैथ्स में दिखाते हैं, फिजिक्स में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है उनको दिखाया जाता है, नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करते, इसलिए इधर वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे, इधर वाला पार्ट दिखाएंगे। तो ग्राफ हमारा मिल गया हमें, समझ रहे बात को? क्या हो गया ये, आंसर क्या होगा इसका? एक सर सेकंड। फोर। हाँ कौन सा होगा सर बताओ? ये सर मैंने फोर। फोर्थ नहीं, सर सेकंड होगा, गलत। सर सेकंड ये होगा गलत सर। हो गया। हाँ गलत बना दिया मैंने जल्दीबाजी पे ना। हाँ गलत बना दिया। ये ऐसा है, बी ठीक है स्क्वायर सर। है तो बी स्क्वायर बी वाले एक्सिस पे टिकेगा ये, इस पे टिकेगा, ये इस तरह का ग्राफ होगा, है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो उस पे ही जी टिकेगा। सर। ये आंसर, समझ गए बात को? जी सर। वहां मैंने जल्दीबाजी में गलत बना दिया, ये वी पे नहीं एस पे टिका दिया मैंने, जबकि बोला मैंने क्या था कि स्क्वायर वाले पे टिकता है, तो यहाँ जी। ये ग्राफ नहीं बनेगा, जल्दीबाजी में गलती कर दी मैंने। बी का स्क्वायर है तो बी वाले एक्सिस पे टिकाएंगे उसको। ये है भैया इधर v और इधर है s, इसको टिकाएंगे हम v पर, तो v पर टिकेगा ये इस तरह से, ऐसे पूरा बनेगा ऐसा। लेकिन नेगेटिव पार्ट नहीं दिखाते जनरली फिजिक्स में, इसलिए सिर्फ ऊपर वाला दिखाएंगे, नीचे वाला नहीं दिखाएंगे। तो हमारा आंसर हो गया ये सेकंड ठीक ऑप्शन। है। आ गया समझ में? जी सर। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 100? पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन। किसी पार्टिकल के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और हमें बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर अपनी बात रिपीट करूंगा मैं कि भैया वही, ग्राफ में दो चीजें पढ़ी जाती हैं, स्लोप और एरिया। ठीक है, स्लोप का मतलब डी वाई बाय डी एक्स या वाई बाय एक्स, एरिया का मतलब वाई इंटू एक्स। अच्छा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या हो गया? पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, और एरिया मतलब हो गया भैया डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, वाई इंटू एक्स होता है ना, ये कुछ नहीं होता। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ की बात आएगी तो एरिया से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए एरिया कभी स्टडी नहीं करेंगे, स्टडी करेंगे तो हम स्लोप की स्टडी करेंगे, और स्लोप स्टडी करेंगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी। पूछा भी है वेलोसिटी, है ना? लेकिन अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इतनी बात हो गई तो फिर आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नेगेटिव वेलोसिटी कहाँ होगी। अभी अभी हमने सीखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप से मिलती है वेलोसिटी, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी। तो भैया जहां स्लोप नेगेटिव होगा वही वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और स्लोप देखने का तरीका टेंजेंट, टेन थीटा पढ़ाया था ना मैंने, द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज स्लोप। तो टेन थीटा चाहिए, मतलब टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट बना लूं। तो जो पॉइंट हमें दिए गए हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, सी डी ई और एफ, इन पे टेंजेंट बना बना करके देखते हैं। तो मैं यहाँ टेंजेंट बना रहा हूँ, यहाँ सी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, इसका एंगल 90 से कम है ज्यादा? सर ज्यादा है। अरे कम है नालायक, 90 तो ये होता है कि नहीं होता? छोटी क्लास से पढ़ाते हैं, ये 90 डिग्री है कि नहीं है? अब जी सर। ये वाला एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है तुम्हें? कम। कम है ना, तो सी पॉइंट पे एंगल 90 से कम है, तो सी पॉइंट पे स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव। हमें जी। चाहिए नेगेटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, हमें चाहिए नेगेटिव वेलोसिटी तो नेगेटिव स्लोप।
अब यहाँ तो पॉजिटिव आ गया, मतलब ये तो नहीं है। सी पॉइंट तो हमारा आंसर नहीं है। नहीं। डी पॉइंट पे बना लेते हैं भाई टेंजेंट, पता चल जाएगा। डी पॉइंट बिल्कुल ऊपर आ रहा है तो टेंजेंट ऐसे बनेगा। अभी जो नीली वाली लाइन है ये नीचे वाली लाइन के साथ पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो एंगल जीरो हो गया, एंगल जीरो हो गया तो स्लोप भी जीरो हो गया, और स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो हो गई। मैं फिर बोल देता हूँ आराम आराम से, डी पॉइंट पर जो लाइन बनी है, जो टेंजेंट बना है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के पैरेलल है, एक्स डायरेक्शन के पैरेलल है। पैरेलल है तो एंगल जीरो डिग्री है, एंगल जीरो डिग्री है तो स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। जीरो। ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक भाई। ई पॉइंट की बात करते हैं। ई पॉइंट पे मैं देखूं टेंजेंट बना करके, तो यहाँ काम हो गया, यहाँ एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है, दिखाई दे रहा है? आ रहा नहीं आ रहा भाई? 90 तो ये जी होता है। सर। और अगर ये हो गया तो 90 से ज्यादा हो गया ना। एंगल जी 90 से सर। ज्यादा तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव तो ढूंढ रहे थे हम, तो ई पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। जी। समझ आया बेटा? जी सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्या कह रहा है 101? ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है वन डायमेंशनल मोशन के लिए। वन डायमेंशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा में पार्टिकल गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा? तो भैया अब तो मैं कई बार बता चुका, पता नहीं खुद को याद नहीं मुझे कितनी बार बता चुका। ये वीटी ग्राफ है। जी। वीटी ग्राफ में अगर याद हो गया तुम्हें भी तो बता दो, स्लोप से क्या मिलता है? सर वेलोसिटी। एक्सीलरेशन। जी। और एरिया से क्या मिलता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसमें। कई बार बता चुका है ये बात, ये बीटी ग्राफ ही तो है। और ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये क्या है? एरिया ही तो शो कर रहा है ये। जी सर। तो एरिया शो कर रहा है तो किसके बारे में बता रहा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, तो यही आंसर है, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन। जी। आया समझ में? नहीं आया? फिर आ गया। चलो भैया फिर आगे चलो। एक बार टॉपिक समझ में आ जाता है फिर इजी हो जाते हैं। ये देखो अब आ गया होगा ग्राफ समझ। 102 क्या कह रहा है? ग्राफ बनाया, पोजीशन टाइम ग्राफ है। चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ कह दो, चाहे आप इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह दो, क्योंकि पोजीशन से ही तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो बात एक ही है। अब क्या पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन हमसे? ये दिया है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा है, इंटरवल दिए हैं बहुत सारे, ओ से ए से बी, बी से सी, और सी से डी। ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरवल एक्सीलरेशन बताना है, मतलब एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, जरा समझते हैं इसको फिर इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्यों क्यों बढ़िया कहा मैंने इसको? क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम का मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम इसको कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सब स्लोप निकालोगे तो मिलेगी वेलोसिटी, और फिर बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर इससे मिलेगा स्लोप से एक्सीलरेशन। तो डायरेक्ट नहीं है, बीच में एक लिंक आ रहा है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का लिंक आ रहा है। मतलब इस ग्राफ से डायरेक्ट एक्सीलरेशन नहीं मिलता है। इस ग्राफ से क्या मिलता है? वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी से मिलता है एक्सीलरेशन। ये समझने वाली बात है। जो तीन ग्राफ बनवाए थे ना सीक्वेंस में, पहले एस टी वी टी ए टी, पहले पोजीशन टाइम फिर वेलोसिटी टाइम फिर एक्सेलरेशन टाइम, तो पहले से डायरेक्ट तीसरे पे जंप कर गए, बीच वाला कनेक्टिंग लिंक नहीं दिखाया, तो वो दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो ओ ए वाले रीजन में अगर हम समझे, तो यहाँ पे स्लोप इसका डिक्रीजिंग है। ये मैंने लिखवाया था, इस तरह का कर्व अगर आपको किसी ग्राफ में देखने को मिल जाए, ये डिक्रीजिंग स्लोप शो करता है। और ये डिक्रीजिंग स्लोप को शो करता है। और इस तरह का कर्व अगर देखने को मिल जाए, ये इंक्रीजिंग को शो करता है। लिख दे रहा हूं, भूल गए हो तो याद दिलाने के लिए। ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। तो यहाँ पे ओ से ए तक जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बताओ? सर ए से ओ।
सर डिक्रीजन है। डिक्रीजिंग स्लोप हो गया ना। तो डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, ऊपर भी लिख दिया मैंने यहाँ, है ना। बार बार दोहराता रहता हूँ मैं चीजें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ एक ही बात है। इसके स्लोप से मिलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के स्लोप से मिलेगा एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ओ ए रीजन में स्लोप डिक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग है। और वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन है। तो नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव या तो दूसरा ऑप्शन सही है या चौथा सही है। ठीक है, आगे चेक करेंगे और पता चल जाएगा। ए से बी तक की बात करूं तो ए से बी तक का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। और मैं बता चुका हूं स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। क्योंकि जी। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है। और जब वेलोसिटी बदल नहीं रही, तो काहे का एक्सीलरेशन, काहे का रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी बदलती है तभी तो एक्सीलरेशन आता है। अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और अगर वेलोसिटी घट जाती है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। यहाँ तो बदल ही नहीं रही, कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो जीरो एक्सीलरेशन, तो जीरो। फिर दूसरे ऑप्शन में भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो ऑप्शन अब भी पता नहीं चल पा रहा, दूसरे या चौथे में से कोई भी हो सकता है। बीसी रीजन की बात करूं तो ये ऊपर को मुड़ गया। अब ऊपर को मुड़ गया मतलब ये स्लोप इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव यानी कि बीसी। ये सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। ये वाला नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर है। चाहो तो और कंफर्म करने के लिए सीडी रीजन में बात कर सकते हैं। सीडी वाले रीजन में फिर स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जीरो, यानी कि ये सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ आया बेटा? सर। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 103, 103 क्या कह रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। इधर दे दी हमें वेलोसिटी, और इधर दे दिया हमें टाइम। अच्छा, पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस बताना है। फिर अपनी बात दोबारा दोहराता हूं भैया। वी टी ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। दो ही चीजें पढ़ते हैं, स्लोप और एरिया। वीटी ग्राफ के स्लोप से मिलता है एक्सीलरेशन, और एरिया से मिलता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो क्या स्टडी करेंगे, स्लोप या फिर एरिया? सर एरिया। एरिया निकाल लो, सबका अलग अलग आएगा। सबसे पहले बन रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल का निकाल लो भैया, कितना आ रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 1, हाइट हो गई 20, ये हो गया 10 मीटर। रेक्टेंगल का निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ हो गई 20, ब्रेड हो गई 1, एक से दो पहुंच गए तो 1 हो गया ना। 20 इंटू 1 ये हो जी। गया 20 मीटर। इसमें दो पार्ट में टूट गया, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल। ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 2 से 3 यानी कि 1, और हाइट हो गई 10 से 20 यानी कि 10, यानी कि 5 मीटर। नीचे वाले रेक्टेंगल का निकाल लो, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड, ब्रेड हो गई 1, और लेंथ हो गई 2 से ये हो गई 10 यानी कि 10 मीटर। ठीक, लास्ट वाला रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लो। ये हो गया जी हमारा लेंथ इंटू ब्रेड, 3 से 4 1, और हाइट हो गई 10 यानी कि 10 मीटर। कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है, और वैसे भी डिस्टेंस में कुछ नेगेटिव होता भी नहीं है ना। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव कहाँ लेते हैं? वेक्टर में। वेक्टर कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा है, यहाँ तो डिस्टेंस पूछा है। तो जोड़ दो सबको, सब पॉजिटिव है। 10, उसके बाद 10 और 20 30, 30 55। और, है ना।
30 और ये हो गया तुम्हारा 5, 35। 35 और 10 45, 45 और 10 55, 55। ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बेटा? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। और फिर मैं याद दिला दूं, दो ही चीजें तो पढ़ी जाती हैं, या तो स्लोप और या तो एरिया। वीटी ग्राफ में स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन, एरिया का मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बेटा कि पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा, एक्सीलरेशन जीरो है। ये शुरू में बता चुका हूं मैं, काइनेमेटिक्स के जी। टॉपिक डिवाइड करे थे। यूनिफॉर्म मोशन होता है एक, जहां एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन होता ही नहीं है या जीरो होता है। फिर आता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाती है। और एक आता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, जहाँ कैलकुलस लगाते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यहाँ एक्सिलरेशन जीरो। एक्सिलरेशन जीरो, बात समझिए, एक्सीलरेशन का हिंदी मीनिंग समझें तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या घट रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी घट रही है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, है ना। और अगर वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, कांस्टेंट है, तो जीरो एक्सीलरेशन। हमें तो चाहिए जीरो एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी रहनी चाहिए हमारी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रही है किसमें? पहले ऑप्शन में। यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन आएगा और पॉजिटिव आएगा। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन आएगा, और कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ चौथे ऑप्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन आएगा, और कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। हमें चाहिए जीरो एक्सीलरेशन, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन वन। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है, और एक्सीलरेशन जीरो है तो हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन है। यही हमारा आंसर है। समझ आया बेटा? जी सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। 105 क्या कह रहा है? वीटी ग्राफ दिए हैं हमें फिर से। रियलिस्टिक सिचुएशन, रियलिस्टिक सिचुएशन कौन दिखा रहा है? रियलिस्टिक का मतलब जो वास्तव में संभव है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उस बात की बात करिए जो हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो भैया पहले वाला कभी नहीं हो सकता, दूसरे वाला नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, दूसरा हो जाएगा। पहला तीसरा चौथा नहीं हो सकता, दूसरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझिए भाई। तुम अपने घर पे बैठे हो, है ना। एक ही टाइम पे एक बच्चा अपने घर पे भी अपने कॉलेज में भी नहीं हो सकता, जी। है ना। एक समय पर एक व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता। एक समय पर एक व्यक्ति की या एक पार्टिकल की या एक बॉडी की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। या तो वो 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा या 15 मीटर पर सेकंड से चलेगा। आप कैसे कह सकते हो कि दो से भी चल रहा है 15 से भी चल रहा है एक ही टाइम पे? एक टाइम पे एक आदमी दो जगह पे भी नहीं हो सकता, और एक ही टाइम पे एक आदमी की दो वेलोसिटी भी नहीं हो सकती है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, तो ये कुछ टाइम की वैल्यू होगी। इस टाइम पे वेलोसिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीन तीन वेलोसिटी आ गई। ऐसा कैसे हो गया यार? एक पार्टिकल की एक ही समय पर तीन तीन वेलोसिटी कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वही कहानी यहाँ पर है, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी है, आप किसी भी टाइम पे निकालेंगे तो आपको एक ही वेलोसिटी दिखाई देगी, है ना। सीधी लाइन ड्रॉ करके आप इसको समझ सकते हैं बड़े आसानी से कि पहले ग्राफ में, तीसरे ग्राफ में और चौथे ग्राफ में एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी फॉर ए गिवन बॉडी। एक ही पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटीज हैं जो कि संभव नहीं है, इसलिए तीनों ग्राफ भी संभव नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर टू। समझ आया बेटा? जी सर। चलो आगे चलते हैं भैया। फिर इस बार हमें दिया गया है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, उससे बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थोड़ी देर पहले इस तरह का काम हम कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी
का स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए, वीटी ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे इतने पार्ट में हम देखें तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और साथ में कांस्टेंट भी है। इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप यहाँ नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता, है ना। यहाँ नेगेटिव है स्लोप, ये नहीं हो सकता। यहाँ पॉजिटिव है, ये हो सकता है, और कांस्टेंट भी है, ये हो सकता है। यहाँ पॉजिटिव है, हो सकता है, और ये कांस्टेंट भी है, इसलिए हो सकता है। तो फर्स्ट या थर्ड में से कोई आंसर है। इसके बाद की स्थिति देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन सा आंसर है। यहाँ एक्सीलरेशन जीरो है, तो इसके बाद वीटी ग्राफ का स्लोप भी जीरो होना चाहिए। तो मजे की बात, इन दोनों में स्लोप जीरो है। दोनों लाइन पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन हो गई, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गई, तो दोनों में स्लोप जीरो है, दोनों आंसर हो सकते हैं। इसके बाद फिर तीसरे पार्ट में, तीसरे वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो स्लोप भी पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ कैसा हो गया, सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ स्लोप नेगेटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, जल्दीबाजी में उल्टा कर दिया। ये हो सकता है। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन है हमारा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, यहाँ भी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ पे तो स्लोप नेगेटिव हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। नेगेटिव कैसे हो गया? ये एंगल देखो ध्यान से, 90 से ज्यादा है, तो स्लोप नेगेटिव। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। समझ आया बेटा? जी सर। चलो इतना रहने देते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन।